तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। आज हम ओशिनोको अनीम का पहले एपिसोड का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आई के दोनों बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और वो दोनों चलने और बोलने भी लगते हैं। इसके बाद एक्वा बताता है कि उसकी मम्मी को कई नई जॉब्स मिली हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आई अपने बच्चों के साथ शो में जा रही होती है और उसके साथ मैनेजर की वाइफ भी होती है। फिर मैनेजर की वाइफ उन दोनों बच्चों को कहते हैं कि याद रखना, तुम मेरे बच्चे हो, आई को अपनी मोम मत कह देना, वहाँ पर सिर्फ मैं तुम्हारी मोम हूँ। इस पर वो दोनों कहते हैं ठीक है, फिर हम नहीं बुलाएंगे। बाद हम देखते हैं कि वो सब शो पर पहुंच जाते हैं और शो का डायरेक्टर आई से पूछने लगता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी पहले। इस पर आई कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं हॉलीडे पर गई थी। हम देखते हैं कि डायरेक्टर दिखने में बहुत डरावना होता है। वो दोनों बच्चे डायरेक्टर को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो डायरेक्टर पूछने लगता है कि ये दोनों बच्चे किसके हैं। इस पर मैनेजर की वाइफ कहती है कि ये मेरे बच्चे हैं। फिर वो डायरेक्टर कहने लगता है कि यहाँ पर बच्चे लाना अलाउड नहीं है बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं कि शूटिंग की तैयारी होनी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयज दोनों बच्चों को बहुत प्यार दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो डरावना डायरेक्टर एक्वा को धमकाने लगता है और कहता है कि तूने कुछ भी बिगाड़ा यहाँ पर तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। फिर एक्वा उस डायरेक्टर से कहता है ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा और मुश्किल वर्ड उसके आगे बोलने लगता है। ये देखकर वो डायरेक्टर शौक में पड़ जाता है, सोचता है कि इस बच्चे को इतने मुश्किल वर्ड्स कैसे पता है। फिर वो डायरेक्टर एक्वा से पूछता है कि तुम्हें ये वर्ड्स कैसे पता है। इस पर एक्वा कहता है कि ये सब मैंने यूट्यूब से सीखा है। फिर वो डायरेक्टर एक्वा को उठा लेता है और कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे अंदर एक अच्छा एक्टर दिखता है। फिर वो डायरेक्टर एक्वा को अपना बिजनेस कार्ड दे देता है और कहता है कि अगर तुम कभी भी चाहो कि तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस पर फिर एक्वा कहता है कि अगर तुमने कार्ड देना है तो तुम आई को दे सकते हो। इसे सुनकर फिर वो डायरेक्टर कहता है कि आई के पास तो एक अच्छा सा फेस है और उसका लक भी बहुत अच्छा है। फिर वो डायरेक्टर एक्वा को एक्टर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है और एक्वा से कहता है कि सुनो बच्चे, यहाँ पर 3 प्रकार के एक्टर्स होते हैं। वो कहता है कि पहला एक्टर स्टार होता है, वो ऑडियंस को सिर्फ अट्रैक्ट करता है, उसको चाहे एक्टिंग आती हो चाहे ना आती हो। इसके बाद सेकंड एक्टर वो होता है जिसको अच्छे से एक्टिंग आती हो और वो सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देता है अपनी। इसके बाद तीसरा एक्टर वो होता है जो न्यू कमर हो, जिससे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लेकिन वो अपनी एक्टिंग में कुछ नया फ्रेश ऐड कर सकता है। फिर वो एक्वा को बताता है कि इन सब एक्टर्स पर हमने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आई की शूटिंग स्टार्ट हो गई होती है। शूटिंग को देखकर वो डायरेक्टर एक्वा को बताता है कि आई की एक्टिंग ठीक ठाक है लेकिन उसके चेहरे से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शूटिंग खत्म हो चुकी होती है और वो सब अपने घर पर होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब आई के शो का टीवी में आने पर इंतजार कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर में ही वो शो टीवी पर आ जाता है और वो लोग देखते हैं कि आई का सीन कट कर रखा है उन्होंने। इसे देखकर वो सब गुस्सा हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक्वा डायरेक्टर को फोन लगाता है और उससे पूछता है कि तुमने आई का सीन क्यों काट दिया, उसने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। फिर वो डायरेक्टर एक्वा को कहता है कि हाँ उसने अच्छी एक्टिंग तो की थी लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं होता, ये एड वाली कंपनी के हाथ में होता है। फिर वो डायरेक्टर एक्वा से कहता है कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि उसका सीन काट दिया और कहता है कि इसके बदले मैं आई को एक मूवी दूंगा और इसके बदले में एक शर्त है कि तुम भी उस मूवी में एक रोल करोगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक्वा और डायरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर डायरेक्टर एक्वा को मूवी के लो बजट और हाई बजट के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि जिस मूवी का हाई बजट हो वो मूवी कभी फ्लॉप नहीं हो सकती और अगर वो फ्लॉप हो गई तो मूवी के डायरेक्टर और एक्टर का सारा पैसा उड़ जाएगा और अगर मूवी लो बजट की हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। फिर डायरेक्टर एक्वा से पूछता है कि गैस करो हमारी मूवी का बजट लो है या हाई। इस पर एक्वा कहता है कि हाई बजट है। फिर डायरेक्टर कहता है नहीं हमारी मूवी का लो बजट है और कहता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट मूवी दे सकें। फिर एक्वा डायरेक्टर से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन रूबी को इस मूवी में ले लो। इस पर फिर वो डायरेक्टर कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ इस मूवी में क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो मुझे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रूबी बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसको रोता हुआ देखकर एक्वा कहता है कि कितनी बड़ी हो गई है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। इस बीच में गुस्सा होकर वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और रूबी को डांटने लगती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों खेल रही हो, घर जाके खेलो। फिर वो उन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और कहती है कि मेरा नाम काना है, मैं इस फिल्म की एक्ट्रेस हूँ। उस लड़की को देखकर रूबी कहती है कि इसे तो मैंने टीवी एड में देखा है, ये तो बर्फ चाटती रहती है बस। इस पर फिर वो एक्ट्रेस काना कहती है कि मैं बर्फ चाटने के लिए, मैं अपने रोने के लिए फेमस हूँ, मेरे रोने की एक्टिंग सबको अट्रैक्ट करती है मेरी तरफ। फिर वो काना एक्वा से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुझे और उस आई को इस मूवी में रोल मिला है लेकिन मुझे वो आई बिल्कुल पसंद नहीं है और उस आई का तो पहले भी सीन काट दिया गया था और मुझे लगता है कि इस मूवी में भी उसका सीन काट दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर सब पर ऑर्डर चलाने लगती है अपना। इस पर एक्वा कहता है कि ये तो अभी बच्ची है, मैं इसे मार भी नहीं सकता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई होती है।
और इसमें एक्वा और काना को एक डरावने बच्चे का रोल मिला होता है और उन दोनों को सामने वाली मेन कैरेक्टर का वेलकम करना होता है। फिर हम देखते हैं कि एक्वा काना के मुकाबले बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा होता है और डायरेक्टर एक्वा की एक्टिंग देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शूटिंग खत्म होने के बाद वो मेन कैरेक्टर एक्वा के पास आकर उसकी तारीफ करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि काना डायरेक्टर के पास जाके रोने लगती है और कहती है कि मुझे प्लीज एक और शॉट दे दीजिए और कहती है कि मैं तो उस लड़के से अच्छी एक्टिंग करती हूँ, मुझे प्लीज प्लीज एक और शूट दे दीजिए। फिर वो डायरेक्टर मना कर देता है। फिर वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर एक्वा को एक्टिंग के बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। वो एक्वा से पूछता है कि एक्टिंग में हमारे लिए क्या जरूरी है। इस पर एक्वा कहता है कि एक्टिंग स्किल्स। फिर डायरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी कम्युनिकेशन स्किल्स है। एक्वा से कहता है कि हम चाहे किसी भी मुकाम को छू ले, हमारे अंदर कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो हमारा करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और उसे काना का एग्जाम्पल देने लगता है। कहता है कि काना को देखो, उसमें कितना एटीट्यूड भरा है और अब देखो उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो डायरेक्टर एक्वा से कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, मुझे लगता है कि तुम आगे जाके बहुत बड़े और अच्छे एक्टर बनोगे। इस पर फिर एक्वा सोचने लगता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं एक एक्टर बनूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि काना घर पर आज की शूटिंग को याद कर रही होती है और कहती है कि मैं एक्वा से बदला जरूर लेकर रहूंगी और कहती है कि अगर कभी भी मौका मिला तो मैं उससे अच्छी एक्टिंग करूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक्वा 3 साल का हो चुका होता है। वो देखता है कि डायरेक्टर को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है और इस मूवी से आई को बहुत सारा काम मिल चुका होता है। इस मूवी की वजह से आई पूरे मीडिया में फेमस हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक्वा और रूबी प्री गार्डन स्कूल में जाने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक्वा रूबी से पूछता है कि तुम पिछले जन्म में मरने से पहले कितने साल की थी। फिर ये सोचकर रूबी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैंने इसको बताया कि मैं सिर्फ 12 साल की थी तो मेरा यह मजाक उड़ाएगा और फिर वो बड़े होने का मुझ पर हक जताएगा। पर फिर रूबी एक्वा को झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं 20 साल की थी। फिर वो कहती है कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। के बाद हम देखते हैं कि एक्वा नोवेल पढ़ना शुरू कर देता है। नोवेल को पढ़ता हुआ देख वहाँ के टीचर हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा नोवेल पढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो सब अपनी क्लास में आ चुके होते हैं और वहाँ पर टीचर कहते हैं कि आज हम डांस करेंगे। सुनकर फिर रूबी दुखी हो जाती है और वहाँ से बाहर भाग आती है। फिर एक्वा रूबी से आकर पूछता है कि तुम क्लास से क्यों भाग गई बाहर। पर फिर रूबी कहती है कि मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। और फिर रूबी अपने पिछले जन्म को याद करने लगती है और सोचती है कि कैसे मैं डांस करना तो दूर चल भी नहीं पाती थी कैंसर की वजह से। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रूबी आई को डांस प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। फिर रूबी आई को बताने लग जाती है कि आप थोड़े गलत स्टेप कर रहे हो। ये सुनकर फिर आई हैरान हो जाती है और फिर वो रूबी से पूछती है कि तुम्हें इतना डांस के बारे में कैसे पता है। फिर रूबी सोचती है कि कैसे वो पिछले जन्म में कैंसर की वजह से पूरा दिन लेटी रहती थी और पूरा दिन आई के शो देखती रहती थी, इस वजह से उसको आई के सारे मूव्स याद हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि रूबी अपनी मम्मी आई को स्टेप्स करके दिखाने लगती है और डांस करते करते वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद फिर वो जोर जोर से रोने लग जाती है। आई रूबी को उठा लेती है और उसको मोटिवेट करने लगती है। कहती है कि तुम जितनी चाहे बार गिरो, तुम्हें उठना जरूर है, अपना सबको बेस्ट देना है। इसे सुनकर फिर रूबी रोज डांस की प्रैक्टिस करने लगती है। फिर वो डांस में बहुत अच्छी हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आई एसटीडी में किसी से फोन पर बात कर रही होती है और फोन पर और कोई नहीं बल्कि ट्विंस का फादर होता है और आई उससे कह रही होती है कि तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तुम उन्हें देखने नहीं आओगे अब। फिर वो बंदा आई से पूछता है कि तुम मेरे साथ दोबारा रहना चाहती हो। उस पर आई कहती है बिल्कुल नहीं। कहती है कि मेरे बच्चे मुझसे रोज पूछते हैं कि हमारे फादर कहाँ पर है, वो कब आएंगे, इसलिए मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ। इसके बाद वो आदमी उससे उसका एड्रेस पूछता है। फिर आई उसे अपना एड्रेस दे देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आई और उसके बच्चे मैनेजर के घर पर पार्टी कर रहे होते हैं। मैनेजर आई को लेकर बहुत खुश होता है। कहता है कि तुम हर जगह वायरल हो चुकी हो और तुम्हारे लिए बहुत काम आ रहा है और कहता है कि बड़े बड़े डायरेक्टर तुमसे मूवी में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस पर फिर आई सोचने लगती है कि कैसे उस मैनेजर ने उसको सबसे पहले काम दिया था। जब आई ने मैनेजर से कहा था कि मैं अनाथ आश्रम में पली हूँ, मैं कैसे दूसरों को प्यार कर सकूंगी और कैसे एक अच्छी एक्टिंग कर सकूंगी। इस पर फिर वो मैनेजर कहता था कि तुमने सिर्फ झूठ बोलना है और तुम्हें सिर्फ झूठ में आई लव यू बोलना है और कहता था कि ये इंडस्ट्री सिर्फ झूठ पर टिकी हुई है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आई अपने बच्चों के साथ घर पर आ जाती है और उसके बाद उनके घर की रिंग बेल बजती है। फिर आई दरवाजा खोल के देखती है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है बुके लेकर। वो आदमी वही होता है जिसने गौरव को खाई में गिराया हुआ होता है। इसके बाद वो आदमी अचानक से आई के पेट में चाकू घोंप देता है। इससे आई के पेट में से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। ये सब होते हुए एक्वा भी देख लेता है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो आदमी गुस्से में आई से कहता है कि तूने हमेशा अपने फैंस को धोखा दिया है और उससे झूठ बोला है कि तू उनसे प्यार करती है। इस पर फिर वो आई कहती है कि हाँ, मैंने झूठ बोला है अपने फैंस से, लेकिन मैं अपने फैंस को हमेशा प्यार करती थी और उनको हमेशा सपोर्ट करती थी। कहती है कि मुझे अपने सभी फैंस के चेहरे याद हैं। वो आदमी पूछता है कि तुझे पता है मैं कौन हूँ। इस पर आई कहती है कि हाँ, हम एक इवेंट में मिले थे और तुम्हारा नाम योस्के है। सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है।
फिर वहाँ पर एक्वा एम्बुलेंस बनाने की बात करता है, जिस पर आई मना कर देती है। फिर वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है ताकि रूबी उसे ना देख सके। दूसरी तरफ रूबी भी सोच रही होती है कि बाहर क्या चल रहा है आखिरकार। हम देखते हैं कि आई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता देखना चाहती थी। कहती है कि मैं एक्वा को एक एक्टर और रूबी को डांसर के रूप में देखना चाहती थी। फिर वो रोते हुए एक्वा को हक कर लेती है और कहती है कि तुम अपना और अपनी बहन का ध्यान रखना। फिर इसके बाद आई की डेथ हो जाती है। फिर थोड़े दिन बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि रेयोस्के जिसने आई की हत्या की है उसने सुसाइड कर ली है। और हम देखते हैं कि कुछ लोग आई के मरने से बहुत दुखी होते हैं। और हम देखते हैं कि आई के अफेयर के बारे में भी कुछ गलत न्यूज फैल जाती है। इस पर कुछ लोग आई के बारे में हेट कमेंट करने लगते हैं। ये देखकर रूबी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि तुम कितने गंदे लोग हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि आई का मैनेजर और उसकी वाइफ दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। मैनेजर की वाइफ बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल एक माँ की तरह रखूंगी। फिर हम देखते हैं कि एक्वा और रूबी एक साथ एक कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर रूबी एक्वा से पूछती है कि क्या मैं एक अच्छी आइडल बन सकती हूँ। पर एक्वा कहता है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक्वा सोचता है कि रूबी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो हर बात पर रोने लगती है। देखेगी कि आई की तरह उसे भी हेट कमेंट मिल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। फिर एक्वा रेयोस्को के बारे में सोचने लगता है जिसने आई को मारा था, और वो पिछले जन्म के बारे में सोच रहा होता है। एक्वा कहता है कि आई जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी उसको उसका पता चल गया था, और प्रेजेंट टाइम में भी उसको हमारे घर का एड्रेस पता चल गया। एक्वा सोचने लगता है कि ये सारी बातें उसको कौन बता रहा है। एक्वा सोचता है कि इस पर मैनेजर और उसकी वाइफ तो नहीं हो सकते, लेकिन शायद आई का एक्स बॉयफ्रेंड जरूर हो सकता है। फिर वो कहता है कि मैं अपना DNA टेस्ट करा के अपने बाप का पता करा लूंगा। अगर उसने आई की हत्या की होगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस पर एक्वा अपना भयानक रूप ले लेता है और कसम खाता है कि मैं आई के हत्यारों को मार कर रहूंगा। वो मदद लेने के लिए डायरेक्टर के पास चला जाता है। फिर वो डायरेक्टर कहता है कि आज मैं बिजी हूँ, तुम थोड़े दिनों बाद आना। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों भाई बहन टीनेजर हो चुके होते हैं। वो दोनों स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। एक्वा यहाँ पर मन ही मन में आई के हत्यारे के बारे में सोच रहा होता है। एपिसोड के एंड में हमें एक रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जो कि आई ने अपने बच्चों के पहले बर्थडे पर बनाई होती है। और इस रिकॉर्डिंग में आई कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि जब तुम बड़े हो जाओ तब ये वीडियो देखो। इसी के साथ एपिसोड 1 के पार्ट 2 का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।